हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके एनसेट 2025 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट 6 की। ऑलरेडी मैं 5 तक यूनिट कवर करा चुका हूँ। आज 6 यूनिट हम कवर कर लेंगे वन शॉट वीडियो में। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। वही टॉपिक मतलब वही हम पॉइंट्स देखेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। आज सारे टॉपिक कवर हो रहे होंगे लेकिन उस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है उसी की हम बात कर रहे होंगे। ठीक है भाई। तो सोशल साइंस वाली यूनिट रहने वाली है। अगर वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट देख लेना, बना रखी है। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सोशल साइंस की, बहुत से बच्चों को सोशल साइंस क्या लगता है? एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लगता है। सीधी सी बात है, लगता है ना। लेकिन वो पढ़ाने वाले के ऊपर होता है कि भाई सोशल साइंस को आप कैसा एज अ मतलब कौन पढ़ा रहा है सोशल साइंस आपको। ठीक है ना भाई, कैसे पढ़ा रहा है, रटवा रहा है, समझा रहा है, बैकग्राउंड बता रहा है उसका, तब जाके आपको सोशल साइंस इंटरेस्टिंग लगेगी। सीधी सी बात है। तो सोशल साइंस जो है ना, बेसिकली सोशल साइंस एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, हिस्ट्री एंड कल्चर। जब आप बात करते हैं सोशल साइंस की, तो हम आप बेसिकली क्या पढ़ रहे होते हैं? सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, हमारे हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम सोशल साइंस को पढ़ रहे होते हैं तो हम अपने कल्चर को कनेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहे होते हैं और समाज को जान रहे होते हैं। हाँ, आखिरकार सोसाइटी होती क्या है, सोसाइटी में इंसान को कैसे रहना चाहिए, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस। समझ आ गया। और इट कवर्स वेरियस डिसिप्लिन सच एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो इस सोशल साइंस के काफी डिसिप्लिन सब्जेक्ट भी हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, और इसका पीडीएफ शायद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। आगे चलता हूँ। देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो कि आपका टॉपिक भी है, ठीक है, सिलेबस के अंदर, डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंसेज। यानी कि जो बच्चे हैं वो डिफिकल्टीज आपको बताने जो बच्चे फेस करते हैं सोशल साइंस को पढ़ते वक्त या सीखते वक्त। समझ आ गया। देखिए, तो सोशल साइंस इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट एंड रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है भाई, कोई आप सोच रहे हो बुक को पढ़ के या कोई आपको ऐसे बताता है आपको समझ आ जाएगा, नहीं। ऐसा कुछ भी लिखा है आपकी बुक के अंदर तो उसको आपको सोचना पड़ेगा भाई ऐसा है तो क्यों है। तो अब इसके लिए आपको क्या है, क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है, विच कैन बी चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है। हर कोई जो है क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है ढंग से, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को लेकर। तो इसलिए वो रट लेता है और एग्जाम टाइम में वो भूल जाता है, इसलिए उसको समझ कुछ नहीं। ठीक है। तो सम कॉमन डिफिकल्टीज इंक्लूड, तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज जो है चिल्ड्रन फेस कर सकता है सोशल साइंस को लर्न करते वक्त, तो देखिए उसके हम बात करते हैं। ठीक है। पहला है मेमोराइजेशन इशू। ठीक है। पहला क्या है भाई, जो हम सोशल साइंस से फेस कर रहे होते हैं, मेमोराइजेशन इशू। यानी कि जो सोशल साइंस को मेमोराइज करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, हम भूल जाते हैं। जैसे कि डेट्स होते हैं सोशल साइंस से, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, की टर्म्स होती हैं। रिक्वायर रोट लर्निंग, मतलब आपको उसको रटना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, हाँ, रटने का तरीका कहने का मतलब है जो भी इवेंट है उसको थोड़ा जोड़ लीजिए, किस इवेंट से है, किस घटना से है, ऐसे डेट्स वगैरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है। तो डेट्स, इवेंट एंड की टर्म्स जो कि उस चैप्टर में, उस सब्जेक्ट में यूज हो रहे हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं। तो डेट्स, इवेंट्स एंड की टर्म्स रिक्वायर रोट लर्निंग, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू रिटेन इन्फॉर्मेशन। और इसी इन्फॉर्मेशन को काफ़ी लंबे समय तक वो क्या है, रिटेन नहीं कर पाते हैं, अपने तक भाई याद नहीं रख पाते, रिटेन नहीं कर पाते। समझ रहे हो। तो मेमोराइजेशन इशू में आपको ध्यान रखना है कि भाई मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है। आगे मैं बात करूँ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या है अपना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों को बेसिकली हमें कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर पाते हैं वो। मान लो टीचर कुछ पढ़ा भी रहा है ना, हिस्ट्री वगैरह, तो उसको लगता है यार हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि टीचर जो है बेसिकली, क्योंकि टीचर बनी इससे ले लो, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड दिया है, एक सब्जेक्ट को बेसिकली कैसे पढ़ाया जाता है, इसलिए आप ये कोर्स करने वाले हो। ठीक है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि टीचर जो है बेसिकली जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं कर पाता, या बच्चा टीचर समझा भी रहा है तो वो खुद से क्या है वो कंसेप्चुअल तरीके से समझ नहीं पाता है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम उसको आती है। तो टॉपिक्स लाइक डेमोक्रेसी, इकोनॉमी एंड कॉलोनिज्म। ठीक है। कॉलोनिज्म मतलब होता है गुलाम, जैसे बनाया था ना ब्रिटिशर्स ने, इसी को हम कहते हैं कॉलोनी बनाना, कॉलोनिज्म। ठीक है। तो डेमोक्रेसी, इकोनॉमी एंड कॉलोनिज्म रिक्वायर डीपर अंडरस्टैंडिंग रेदर देन जस्ट फैक्चुअल रिकॉल। ठीक है भाई, आप बस पढ़ लिया आपने एक फैक्चुअल तरीके से, आपको ये समझ ही नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये डेमोक्रेसी की आपने लैंग्वेज जान ली बस, डेमोक्रेसी आपको समझ नहीं आएगा। डेमोक्रेसी, इकोनॉमी एंड कॉलोनिज्म एक बहुत डीपर कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना समझना चाहिए और समझना पड़ता है, ना कि बस आप फैक्चुअल रिकॉल करते जाओ बार बार फैक्चुअल तरीके से। तो बेसिकली ये सब लर्न करने में प्रॉब्लम आता है, मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हो पाती। अगर आप आज भी किसी से पूछोगे भाई कॉलोनिज्म क्या है, इकोनॉमी क्या है, बस 2 लाइन बता के चुप हो जाएगा, मतलब उसने वो 2 लाइन ही रट रखी है। समझ रहे हो। तो बेसिकली बच्चों को प्रॉब्लम आती है।
उसके बाद लैक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, भाई जो पढ़ रहा है उसको एप्लीकेशन मतलब कि उसको यूज़ करना नहीं आता, ठीक है। लैक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब है यूज़ करना, ठीक है भाई। उसको यूज़ कहाँ करे वो, बच्चे को पता ही नहीं है वो, क्या वो बच्चे को पता ही नहीं है। मान लो एसएसटी में हम कुछ पढ़ रहे हैं ना, डेमोक्रेसी, हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें जो हमने सीखा उस चैप्टर में सोसाइटी के बारे में, तो अप्लाई करना अपने जीवन के ऊपर। हम भी तो सोसाइटी में रहते हैं, वही बात है। तो बच्चों को नहीं पता होता ना कि भाई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है मतलब किस प्रकार से हमें यूज़ करना है, जो हमने नॉलेज सीखी है, तो उसका लैक रहता है, कमी रहती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट्स फाइंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल, भाई थ्योरी है पूरा, थ्योरेटिकल है, ठीक, कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं है उसमें, समझते हैं बच्चे। एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम रियल लाइफ एप्लीकेशन, और उससे डिस्कनेक्ट रहते हैं कि भाई रियल लाइफ एप्लीकेशन, रियल लाइफ यूज़ तो इसका कुछ है ही नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन मतलब यूज़, समझ आ गया। उसके बाद रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन चैलेंज, क्या रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन चैलेंज, तो सम स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद रीडिंग लॉन्ग हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेटिंग मैप, ग्राफ्स एंड स्टैटिस्टिकल डेटा। तो पता है भाई, जो है जो हिस्ट्री होती है बेसिकली, या बाकी सब्जेक्ट आप कह लो सोशल साइंस के, और बहुत से लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते हैं, आपको पता है, ठीक है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट होते हैं, बेसिकली हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, तो बच्चे इसको पढ़ने में समझने में स्ट्रगल करते हैं, सीधी सी बात है। तो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन चैलेंज उनको होते हैं, ध्यान रखना है चैलेंज मेन है। एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आएगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, सोचो आप कोई सब्जेक्टिव ऐसा आ जाए, थ्योरेटिकल फैक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, नहीं, आपको समझना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और कई बार तो उनको मैप्स, ग्राफ्स और जो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है भाई, ज्योग्राफी वगैरह में, पोल साइंस वगैरह में, सिविक्स में, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता है, समझ रहे हो, तो वो उसको समझने में उनको परेशानी आ रही होती है, तो ये एक इशू है। और उसके बाद इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट इशू, क्या बार आपने देखा होगा ना भाई, उबासियान लग जाती है जब टीचर पढ़ा रहा होता है एसएसटी, वही कह रहा हूँ, तो पढ़ाने के तरीके पर होता है कि भाई नींद क्यों आ रही है, उबासियाँ क्यों आ रही है। तो बेसिकली बच्चे में क्या कौन सा इशू है, क्या इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट इशू भी रहते हैं, कि बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है उस सब्जेक्ट में, सोशल साइंस में। और एंगेजमेंट यानी कि वो जो पढ़ते वक्त एक एंगेजमेंट नहीं बना पाता है, इसलिए उसको बोरिंग लगता है। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस कैन सीम मोनोटोनस इफ नॉट टॉट इंटरेक्टिवली, मतलब टीचर पढ़ाया जा रहा है लेकिन वो इंटरेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ा रहा है, समझ रहे हो ना। तो वो इंटरेस्ट और एंगेजमेंट इशू बन जाता है बच्चे का। बट टीचर बस पढ़े जा रहा है, बच्चे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, उसे क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि भाई क्या पढ़ाया, आधे घंटे में क्या पढ़ा। तो मतलब ये इंटरेक्टिव क्या होता है भाई, टीचर बात कर रहा है बच्चों से, फिर बात कर करके पढ़ा रहा है। तो मोनो अगर वो बच्चों को बोरिंग लग सकता है, मोनोटोनस लग सकता है, अगर बच्चा अगर जो है इंटरेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो विद स्टोरी टेलिंग और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ठीक है भाई, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देख के और स्टोरी टेलिंग के थ्रू अगर नहीं समझाया जा रहा है, तो बच्चा भाई इंटरेस्ट खो देगा और एंगेजमेंट इशू रहते हैं। तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने बता दी, ठीक है, ध्यान रख लेना। अब उसके बाद डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट इन सोशल साइंस, ठीक है, टॉट इन सोशल साइंस, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं सोशल साइंस में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं कहूँ तो डिसिप्लिन्स कौन कौन से हैं सोशल साइंस के अंदर, या इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की बात कर लूँ, वही आपको बता दी, ठीक है। देखिए, तो सोशल साइंस इज एन इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ठीक है भाई, काफ़ी सारे डिसिप्लिन, कोर डिसिप्लिन के सब्जेक्ट इसके अंदर है, दैट कवर्स मल्टीपल डोमेन्स, जैसे कि हिस्ट्री है, ठीक है भाई, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है। तो बेसिकली कुछ क्या है इसके डोमेन, आप कह सकते हो, सॉरी डोमेन हाँ कह सकते हो, और डिसिप्लिन सब्जेक्ट है सोशल साइंस के, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर आप सब पढ़ते हो, जैसे कि हिस्ट्री की मैं बात कर लो, तो हिस्ट्री क्या करता है, बेसिकली स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक है। सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आपका हुआ था ना भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी रेवोल्यूशन हो गए, फ्रीडम स्ट्रगल्स हो गए, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स, तो ये सब जो हम इसके हिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है भाई। आपको इतना जानना है कि भाई हर डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात कर लो, दूसरा जो उसका डिसिप्लिन है, फोकस ऑन अर्थ फिजिकल फीचर। तो बेसिकली ज्योग्राफी जो है बेसिकली क्या करता है, फोकस करता है अर्थ के फिजिकल फीचर पर, ठीक है भाई। उसके मतलब कि फिजिकल फीचर समझ सकते हो, उसकी विशेषता क्या है फिजिकली, ठीक है। पर्यावरण की विशेषता क्या है, अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ की क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में, ठीक है। उसके नीचे जो कोर है, उसके बारे में जानना, क्लाइमेट के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, एंड हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है भाई, पढ़ते हो ना, ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पैक्ट कैसे डालते हैं एनवायरनमेंट में, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस है, कवर्स गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स, ड्यूटीज एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। तो पॉलिटिकल साइंस सिविक्स आप कह सकते हैं, जिसके अंदर आप गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, राइट्स, ड्यूटीज एंड पॉलिटिकल के बारे में आप समझ आ गया आपको। आगे हम चलते हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर लूँ, तो इकोनॉमिक्स में भाई एक्सप्लोर्स प्रोडक्शन, भाई इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमी है, ठीक है, ध्यान रखना भाई।
तो इसमें हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, अभी प्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, कंजप्शन के बारे में पढ़ते हैं, मार्केट्स को समझते हैं, जीडीपी को समझते हैं, रिसोर्सेज को समझते हैं, एंड फाइनेंशियल सिस्टम को हम समझते हैं कि ऐसे वर्क कर रहा होता है। समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियोलॉजी, जो कि अदर डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इसका। जैसे स्टडीज सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, हम सामाजिक संरचना समझ रहे होते हैं कि भाई समाज कैसे बना है, समाज के अंदर समाज पहले कैसा था अब कैसा है, कल्चर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और ह्यूमन इंट्रैक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा भाई सोशल साइंस के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट इन सोशल साइंस, मतलब कि सब्जेक्ट्स की डिटेल्स आपको बतानी थी इस टॉपिक में जो कि सोशल साइंस के अंदर पढ़ाई जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक, नोबल एंड अदर अवार्ड विनर्स ऑफ क्रिएटिंग नॉलेज इन इकोनॉमिक्स और अदर फील्ड, ठीक है भाई। तो ये आपका टॉपिक है भाई, नोबल एंड अदर अवार्ड विनर्स, जो कि नॉलेज उन्होंने क्रिएट करी है इकोनॉमिक्स के अंदर और अदर फील्ड्स के अंदर, ठीक है भाई। तो several scholars and intellectuals have contributed significantly to economics and other social science fields। तो भाई बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिक्स और अदर सोशल साइंस की फील्ड में, ठीक है, और अपना क्या एक प्रेस्टिजियस अवार्ड भी उन्होंने कमाया है, अर्न करा है। तो पहले हम बात करेंगे नोबल, ठीक है, मतलब कि नोबल जिनको मिला इकोनॉमिक्स में, ठीक है भाई, ध्यान रखना, मतलब कि जो आपका नोबल प्राइज है बेसिकली वो इकोनॉमिक्स में मिला है, पहला है अमर्त्य सेन, ठीक, ध्यान रखना, जिन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी काम कर रखा है, ध्यान रखना। ये बोलते हैं भाई एग्जाम में आ सकता है कि ये बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली कैसे हो पाएगा जब हम एक ह्यूमन को फ्रीडम देंगे, ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये भी याद रख लेना। तो अमर्त्य सेन बेसिकली जो है कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। तो ध्यान रखना बेसिकली ये बेसिकली इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, अमर्त्य सेन बेसिकली इकोनॉमिस्ट है जो कि जिन्होंने जो है कंट्रीब्यूट करा है वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल जस्टिस, ध्यान रखना, समझ आ गया। और कब मिला था, 1998 में मिला था, ध्यान रख लेना। उसके बाद मैं बात करूं अभिजीत बनर्जी, ठीक है, एस्टर दुफ्लो एंड माइकल क्रेमर, ठीक है, 2019 में मिला था। वर्क ऑन एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेज टू पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है भाई, तो उन्होंने कम काम करा था एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेज, ठीक है, वर्क ऑन एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेज टू पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, पॉवर्टी के ऊपर उन्होंने काम करा, ठीक है। पॉवर्टी बेसिकली क्या आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं बात करूं मिल्टन फ्राइडमैन 1976, कंट्रीब्यूशन टू मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, तो इनका कंट्रीब्यूशन बेसिकली किस में है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में, एंड कंजप्शन एनालिसिस। तो जो कंजप्शन मतलब क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होता है, जो कंज्यूम कर रहा है, तो कंजप्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन इन्होंने करा मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में एंड कंजप्शन एनालिसिस में, कि भाई किस प्रकार से कंजप्शन होता है उसको पूरी तरीके से एनालाइज इन्होंने करा, इनका कंट्रीब्यूशन था, इसलिए इनको नोबेल मिला। उसके बाद पॉल सैम्यूलसन 1970, कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक, ठीक है। तो भाई तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है बेसिकली मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट में और जो है बेसिकली मैथमेटिकल, समझ आ गया। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अदर नोटेबल अवार्ड्स इन सोशल साइंस, भाई नोबल तो मैंने बात कर ली। उसके बाद दूसरे अवार्ड्स जो कि सोशल साइंस में दिए गए हैं दूसरी फील्ड्स में, जैसे कि आपका है पुलित्जर प्राइज फॉर हिस्ट्री एंड जर्नलिज्म, ठीक है भाई, तो रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूट्स, ठीक है, ध्यान रखना भाई ये प्राइज है, ठीक है, जो कि हिस्ट्री और जर्नलिज्म के लिए दिया गया। रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन टू हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद रैमन मेगस्य, नाम थोड़ा ऐसे ही है, ठीक है, तो मागस्य अवार्ड, ठीक है, मागस्य अवार्ड जो कि गिवन टू इंडिविजुअल्स इन पब्लिक सर्विस, तो ये अदर अवार्ड्स है उसके अलावा, किसके अलावा, नोबल के अलावा, ध्यान रखना। तो ये इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने पब्लिक सर्विस में काम करा होता है, इंक्लूडिंग सोशल साइंसेज वर्किंग ऑन कम्युनिटी अपलिफ्ट, ये इसका ध्यान रख लें। उसके बाद भारत रत्न अवार्ड है, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बेसिकली ये, अवॉर्डेड टू इकोनॉमिक्स लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1990, ठीक है, एंड सी राजगोपालचारी 1954 में इनको दिया था फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू लॉ एंड गवर्नेंस। तो ये इनके कंट्रीब्यूशन थे जो लास्ट में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट, सुपर नोबल वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। तो ये टॉपिक भी हमारा हो गया, नोबल एंड अदर अवार्ड्स विनर्स फॉर क्रिएटिंग नॉलेज इन इकोनॉमिक्स और अदर फील्ड, समझ आ गया। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है ये है हमारा कौन सा,
टीचर्स इन हिस्ट्री, इतिहास में हिस्ट्री में कौन कौन से टीचर रहे हैं, जैसे कि बुद्धा, जैनिज्म और उपनिषदिक, ठीक है, उपनिषद आपने सुना होगा ना, तो उपनिषदिक ट्रेडिशंस आपको ध्यान रखिए। तो इनमें जो है टीचर्स इन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना भी कौन कौन से टीचर्स हुए बेसिकली, तो उनके बारे में बात करनी है। देखो जैसे कि मैं बात करूँ गौतम बुद्धा की, आपको पता है एक बेसिकली एक जो है टीचर हैं एंशियंट हिस्ट्री में, जब पढ़ते हो तब इनके बारे में पढ़ते हो, ठीक है, इनकी काफ़ी जो है शिक्षाएं हैं, ठीक है, जो कि इन्होंने दी हैं, तो बेसिकली ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो गौतम बुद्धा जो है बेसिकली टोट कंपैशन, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, तो ये तीन चीज़ों पर इन्होंने बात करी है, इन तीन वैल्यूज़ पर इन्होंने बात करी है। इन्होंने कंपैशन, नॉन वायलेंस मतलब कि भाई हमें ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और सेल्फ डिसिप्लिन यानी खुद आत्म अनुशासित रहना है, तो इसके ऊपर इन्होंने बात करी, ठीक है। और एम्फेसाइज प्रैक्टिकल लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस रेदर देन ब्लाइंड फेथ, मतलब कि इन्होंने बोला है कि भाई हमें प्रैक्टिकल लर्निंग सीखनी है थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करना है हर चीज़ को, ना कि किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करके हमें उसको समझ लेना नहीं, इन्होंने बोला एक्सपीरियंस करो, लर्न करो, ठीक है। और हिज फोर नोटेबल ट्रूथ, ठीक है, हिज फोर नोटेबल नोबल ट्रूथ, ठीक है, नोटेबल नहीं, नोबल ट्रूथ, ठीक है। तो उन्होंने चार जो है सत्य बताए हैं, फोर नोबल ट्रूथ बताए हैं। एक्सप्लेन दैट सफरिंग एग्जिस्ट एज अ कोज डिजायर, ठीक है, अगर आप कुछ सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है आप उसका एक कारण क्या है, डिजायर, आपकी इच्छा, क्या है, क्या है बेसिकली, वो है इच्छा, जो आपकी इच्छा कभी खत्म नहीं हो रही है, उस वजह से आप सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन दैट सफरिंग एग्जिस्ट हैज अ कोज, उसका कारण बेसिकली डिजायर है। कैन एंड, और ये एंड भी हो सकती है, ये एंड भी हो सकती है, एंड कैन बी ओवरकम थ्रू द एट फोल्ड पाथ, तो इन्होंने एक एट फोल्ड पाथ दिया है, ठीक है, अष्टांगिक बातें, यानी 8 बातें इन्होंने बताई हैं जिसको हम एट फोल्ड पाथ कहते हैं, जिससे क्या आप जो है जो सफर आप कर रहे हो नहीं कर पाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि द एट फोल्ड पाथ कंसिस्ट ऑफ, तो इन्होंने एट पाथ फोल्ड बेसिकली क्या है, तो वह पहला है क्या है इसमें, राइट व्यू, मतलब सही देखो, राइट इंटेंशन, ठीक है भाई, राइट स्पीच, राइट एक्शन, ठीक है, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन एंड लीडिंग टू विजडम एंड इनर पीस, तो ये 8 बातें जो उन्होंने बताई, एट फोल्ड पाथ इसको हम कहते हैं। जो इसको फॉलो करता है बेसिकली वो कभी भी क्या है, कह सकते हैं सफर नहीं करता है, ठीक है। तो सफर एग्जिस्ट करती है बेसिकली डिजायर की वजह से, अगर आप उसको एंड करना है तो एट फोल्ड पाथ को फॉलो करो जो मैंने बता दी, ठीक है। तो ये तो गौतम बुद्धा, ये हिस्ट्री के टीचर, मतलब कि हिस्ट्री हमारे इतिहास में जो टीचर्स नहीं है, बुद्धा, जैनिज्म एंड उपनिषद तक हम पढ़ रहे हैं, अब जैन का हम देखेंगे, ठीक है, ये भी हमारे हिस्ट्री में रहे हैं। तो पहला है महावीर, ठीक है, 24th तीर्थंकर है। तीर्थंकर क्या होता है बेसिकली, जो इंसानों को उनकी जीवन की नैया के पार ले जाते थे उनको तीर्थंकर बोला जाता था, ध्यान रखना भाई, एंशियंट टाइम में। तो बेसिकली तो 24 तीर्थंकर थे महावीर, जब जैनिज्म फैला जाता था, ठीक है, इससे पहले 23 तीर्थंकर रह चुके हैं, ध्यान रख लेना। तो महावीर की मैं बात करूँ, या महावीर, वर्धमान महावीर इनको ऐसे कहते हैं, ठीक है, जैन टीचर हैं ये भी। तो महावीर की बात करूँ तो प्रमोटेड अहिंसा, यानी इन्होंने भी क्या, अहिंसा को फैलाया, प्रमोट करा, नॉन वायलेंस जैसे हम कहते हैं, ठीक है, और असेसिटिज्म, ठीक है, एस्थेटिज्म, ठीक है, ध्यान रखना, तो इन्होंने ये भी क्या प्रमोट करा। जैनिज्म एम्फेसाइज सेल्फ डिसिप्लिन, तो उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन को भी एम्फेसाइज करा, सिंपलिसिटी को एम्फेसाइज करा, एंड डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स, ठीक है। आपको पता है ना लोगों को भाई, जैसे आप आज के टाइम पे क्या होता है, इनको फ़ोन चाहिए होता है, लैपटॉप चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कारण इनका ना समझ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल मेटलिस्टिक चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला है भाई सिंपलिसिटी से तरीके से रहो, ठीक है, जर्नलिज्म एम्फेसाइज करता है सेल्फ डिसिप्लिन पर, सिंपलिसिटी करो, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स, ठीक है, आपके जो मटेरियल डिजायर्स है उसको डिटैचमेंट रहो, उससे अलग रहो उससे, ठीक है, जब अच्छी जिंदगी जी पाओगे। और जैन टीचर्स स्प्रेड एजुकेशन थ्रू ओरल ट्रेडिशंस एंड स्क्रिप्चर्स लाइक आगामा, ठीक है। तो इन्होंने जो बेसिकली जो है अपनी एजुकेशन कैसे स्प्रेड कर रहे हैं, ओरल ट्रेडिशन मतलब बोलकर, मौखिक रूप से, और स्क्रिप्चर्स के थ्रू भी, लाइक आगामा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद उप उपनिषदिक टीचर्स, मतलब जो उपनिषद टाइम पर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, टीचर्स होने की हम बात करेंगे। तो उपनिषद फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है। तो बेसिकली आप जब बात करते हो किसकी, उपनिषद की, तो उपनिषद बेसिकली फोकस करता है स्पिरिचुअल नॉलेज पर। स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होती है, धार्मिक नॉलेज, ठीक है, इसको जनान योगा हम कहते हैं, एंड सेल्फ रियलाइजेशन पर ये फोकस करते हैं उपनिषद, अगर आप पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखना। और जो उपनिषद टाइम के टीचर्स हैं बेसिकली, तो टीचर्स एम्फेसाइज्ड
गुरु शिष्य ट्रेडिशन, ध्यान रखना भाई कि गुरु शिष्य ट्रेडिशन मतलब कि गुरु का शिष्य से रिलेशन काफ़ी सही है, अच्छा माना जाता था। आज के टाइम तो कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है। तो गुरु शिष्य ट्रेडिशन यानी टीचर आर डिसिपल लर्निंग, ठीक है भाई, टीचर जो बता रहा है वो शिष्य समझता था अपने जीवन में, तो उजुग करता था, ठीक है, ध्यान रखना। और की कंसेप्ट क्या है बेसिकली उपनिषदक टीचर के, ब्राह्मण, ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी, आत्मन, ठीक है, सेल्फ एंड मोक्ष यानी लिबरेशन। लिबरेशन मतलब आज़ादी, तो मोक्ष मतलब आज़ादी होता है, लिबरेशन जिसे हम कहते हैं आत्मन यानी सेल्फ, एंड अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्राह्मण। तो की कंसेप्ट क्या है उपनिषद के, भाई ध्यान रखना, अल्टीमेट रियलिटी, सेल्फ एंड मोक्ष यानी लिबरेशन। तो भाई ये थी आपकी सोशल साइंस वाली यूनिट, ठीक है। और डिटेल की अगर हम बात करें तो पेपर से एग्जाम से पहले हम एमसीक्यू भी कर रहे होंगे, ठीक है, जिसमें आप सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे सारे टॉपिक से, ध्यान रखना। बाकी आपका जो सिलेबस है, मैं लास्ट यूनिट हमारी बचते है उसे भी हम कवर कर लेंगे। और पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, मैंने नंबर शेयर कर रखा है, मेरे से मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान रखना सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप मेरे मैसेज करके ले सकते हैं। और ध्यान रखना बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं मेरे पास, आपको मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।